वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 349 है। 50 करंट अफेयर्स के और प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। लास्ट टाइम में ही बेनिफिट देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया था? 23 वाला पूछ रहा है। ठीक है, ये अक्टूबर 2023 में इनकी घोषणा की गई और 10 दिसंबर को फिजिकली प्रदान किए गए होंगे। तब से एग्ज़ाम तो हुआ नहीं है, मई जून में होना था, लेकिन अब एग्ज़ाम क्या हो रहा है, दिसंबर में हो रहा है। तो 2024 के अक्टूबर में घोषणा की गई, 10 दिसंबर तक प्रदान कर दिए गए होंगे। तो 24 का ना पूछ के 23 का पूछ ले, तो सबको याद रखिएगा। 24 को की प्रैक्टिस तो सब कराई दी है, 23 की भी करा दी है। तो कुछ भी पूछ सकता है, एक आधा प्रश्न इससे बन सकता है। ठीक है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 तो 3 अर्थशास्त्रियों को मिला है और 23 में केवल एक महिला को मिला है। उसका नाम है क्लॉडिया गोल्डन। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डन को उनके शोध के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया था। उनका शोध श्रम बाजार में स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव संबंधी समझ को बेहतर बनाता है। ठीक है, यहाँ इम्पोर्टेंट है और जो दो नाम है, एलिनोर ओस्ट्रोम और एस्थर डुफ्लो, क्योंकि अभी तक 3 महिलाएं ऐसी हैं जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, केवल 3 महिलाएं। देखिए, क्लॉडिया गोल्डन इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली तीसरी महिला हैं, तीसरी। इनसे पहले वर्ष 2009 में यह पुरस्कार एलिनोर ओस्ट्रोम को दिया गया था। उनके साथ ओलिवर ई विलियमसन को दिया गया था और वर्ष 2019 में एस्थर डुफ्लो को तथा उनके सहयोगी अभिजीत बनर्जी और माइकल क्रेमर को यह पुरस्कार दिया गया था। तो अभी तक अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कितनी महिलाएं हो गई? 3 महिलाएं। क्लॉडिया गोल्डन 1, एलिनोर ओस्ट्रोम 2, एस्थर डुफ्लो 3। यहाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। और वर्ष 2024 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार तो आपको पता ही है, डेरान एस्मोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हांडा को प्रदान किया गया। उनकी किस कृति के लिए माधव हांडा को प्रदान किया गया 32वां बिहारी पुरस्कार? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार है बिहारी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान। इनकी कृति का नाम है आंखें हैं हरियाल। माधव हांडा, माधव हांडा या हाड़ा, कुछ भी लिखा आ सकता है। इनकी जो कृति है उसका नाम है पंचरंग चोला पहाड़ सखीरी। ठीक है, पंचरंग चोला पहाड़ सखीरी 32वां बिहारी पुरस्कार। 31वां पूछ ले तो हम यहाँ थे। 30वां तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। 29वां आंखें हैं हरियाल सपना। देखिए, लेखक माधव हाड़ा को उनकी 2015 की साहित्यिक आलोचना पुस्तक पंचरंग चोला पहाड़ सखीरी के लिए 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ठीक है, 32वें के बाद अभी तक मिला नहीं है। प्रसिद्ध लेखक मधु कांकरिया को उनके उपन्यास हम यहाँ थे के लिए 31वें बिहारी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था और मोहन कृष्ण बोहरा को उनके उपन्यास तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए 30वें बिहारी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। ठीक है, थोड़ा और पीछे जाएं तो एदन सिंह भाटी को उनके काव्य संग्रह आंखें हैं हरियाल सपना, अंग्रेजी में ग्रीन ड्रीम्स ऑफ हाइट्स आई के लिए 29वें बिहारी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था। सारा कवर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। अब तक विश्व की कितनी महिलाओं को अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? देखिए, अब तक विश्व की 3 महिलाओं को अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, क्लॉडिया गोल्डन, एलिनोर ओस्ट्रोम, एस्थर डुफ्लो। तो वर्ष 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाली एलिनोर ओस्ट्रोम पहली महिला। वर्ष 2009 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाली एलिनोर ओस्ट्रोम पहली महिला। 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाली एस्थर डुफ्लो दूसरी।
और 2023 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाली क्लाउडिया गोल्डिन तीसरी। संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? संसार की सबसे ऊंची सड़क है लद्दाख उमलिंग लादर्रा। देखिए 19,300 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख ऊंचाई पर उमलिंग लादर्रा खारदुंग लादर्रे को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बन गया है। और सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने प्रोजेक्ट हिमांग के एक भाग के रूप में इस कठिन काम को अंजाम दिया है। इस तरह के पहले भी कठिन काम बहुत कर चुका है बीआरओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2024 में किस या किन देशों की पहली आधिकारिक यात्रा की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2023 का स्टार्ट हुआ था तो जनवरी में कहीं नहीं गए, फरवरी में गए थे संयुक्त अरब अमीरात और कतर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए प्रधानमंत्री का संयुक्त अरब अमीरात और कतर दौरा यह हुआ था फरवरी 2024 में। इसके बाद मार्च में ये भूटान गए, ठीक है, जून में गए इटली और जुलाई में गए ये रूस और ऑस्ट्रिया, ठीक है। और इसके पहले ये गए थे 30 नवंबर 2023 से 1 दिसंबर 2023 तक दुबई के दौरे पर, यानी 2023 का सबसे अंतिम दौरा इनका दुबई का था और 24 की शुरुआत में इनका पहला दौरा संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और कतर का था, वो भी फरवरी में गए थे 13 फरवरी से 15 फरवरी। इस तरह के कुछ ऊट पटांग प्रश्न भी होते हैं जो एग्जाम में कभी कभी पूछ ले जाते हैं। स्टेट पीसीएस के लिए भी इसको याद रखिए, खासकर ऐसे प्रश्नों को एसएससी और रेलवेज पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस हाई कोर्ट ने गंगा नदी को जीवित इकाई का दर्जा दिया था? उत्तराखंड हाई कोर्ट। देखिए उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गंगा नदी को जीवित इकाई यानी लिविंग एंटिटी घोषित किया था। ये घोषणा की थी उसने मार्च 2017 में। इस घोषणा के तहत गंगा नदी को एक कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया था और इसका मतलब है कि गंगा नदी को वही अधिकार मिलेंगे जो किसी इंसान को देश के कानून और संविधान के तहत मिलते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, बिहारी पुरस्कार। साहित्य अकादमी के द्वारा ही दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो साहित्य अकादमी, इंग्लिश में नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार हर साल दिया जाता है। साहित्य अकादमी भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी 12 मार्च 1954 को। साहित्य अकादमी का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली के रविंद्र भवन में है और यह जो पुरस्कार है वो भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, तो उन 22 भाषाओं के अतिरिक्त 2 भाषाएं और यानी 24 भाषाओं में दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत की 24 भाषाओं में दिया जाता है। इनमें भारत के संविधान में शामिल 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी भी शामिल है। भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं हैं, अंग्रेजी नहीं है उसमें और राजस्थानी नहीं है। साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले विजेताओं को ताम्रपत्र, शॉल और 1 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। बारह प्रश्न है, किसे 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? इन दोनों को, गुलजार और राम भद्राचार्य। गुलजार और राम भद्राचार्य को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दामोदर मौजो को और 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था नीलमणि फुकन को और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था जी शंकर कुरुप को। वर्ष 2023 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले विजेताओं के नाम गुलजार और जगतगुरु राम भद्राचार्य। ज्ञानपीठ चयन समिति ने इन दोनों दिग्गजों को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित करने का ऐलान किया। गुलजार एक मशहूर गीतकार और उर्दू कवि हैं, वहीं जगतगुरु राम भद्राचार्य एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान हैं। कोंकणी लेखक दामोदर मौजो को 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और नीलमणि फुकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नीलमणि फुकन को 56वां हो गया और जी शंकर कुरुप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इतना काफ़ी है, इससे बाहर नहीं जाएगा प्रश्न।
ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी धनराशि सम्मान के तौर पर दी जाती है? 11 लाख रुपए मिलते हैं। देखिए, वर्ष 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्दू कवि और गीतकार गुलजार और संस्कृत विद्वान राम भद्राचार्य को दिया गया है। यह पुरस्कार दूसरी बार संस्कृत के लिए और 5वीं बार उर्दू के लिए दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से जुड़ी खास बातें देखें तो पुरस्कार विजेताओं को 11 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक ट्रॉफी और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। जी शंकर ग्रुप इस पुरस्कार को पाने वाले पहले व्यक्ति थे। पहला और दूसरा पूछ लेता हूँ। 1966 में बंगला लेखक ताराशंकर बंदोपाध्याय को दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और सुमित्रा नंदन पंत हिंदी विषय में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे। इससे बाहर नहीं जाएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत 127 देशों में 105वें स्थान पर है, हिंदी में वैश्विक भूख सूचकांक में। देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक व्यापक उपकरण है जो वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को ट्रैक और मापता है। भारत का प्रदर्शन देखें तो भारत 127 देशों में 105वें स्थान पर है, जो गंभीर भूख श्रेणी में आता है। जीएचआई स्कोर, भारत का जीएचआई स्कोर 27.3 है, यानी गंभीर भूख श्रेणी में आता है। ये 2024 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला देश बेलारूस है, उसकी रैंक 1 है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश 2024 में सोमालिया है, उसकी रैंक 127 है। यह रिपोर्ट भारत में भूख और कुपोषण की गंभीरता को उजागर करती है और इसे दूर करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल देती है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित व्यक्ति का नाम जैकी श्रॉफ है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और डिस्को किंग के नाम से मशहूर हैं मिथुन चक्रवर्ती। ठीक है, भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया उनको। यह पुरस्कार उनको 8 अक्टूबर 2024 को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान प्रदान किया गया। 16वां प्रश्न है, फ्रांस की राजधानी में आयोजित पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में रिकॉर्ड कितने पैरा एथलीटों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और कुल कितने पदक जीते? 29 पदक जीते हैं, उनमें से गोल्ड पूछ ले तो 7 गोल्ड है। कुल कितने एथलीटों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया? 84 पैरा एथलीटों ने। देखिए, ओलंपिक को तो सब जो सामान्य ओलंपिक है उस पर सब अच्छे से तैयार हो जाते हैं, कर जाते हैं प्रश्नों को, लेकिन प्रश्न आ जाता है एग्जाम में पैरा एथलीट पर, पैरा ओलंपिक पर। तो 28 अगस्त से 8 सितंबर तक फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में रिकॉर्ड 84 पैरा एथलीटों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत ने पेरिस 2024 खेलों में पैरा ओलंपिक इतिहास में अपना सबसे सफल प्रदर्शन किया। कुल 29 पदक जीते, जिनमें से 7 गोल्ड हैं, 9 रजत हैं, 13 कांस्य हैं। पैरा ओलंपिक 2024 में निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण पदक नहीं जीता? तो 7 पैरा एथलीटों ने स्वर्ण पदक जीता। सुमित अंतिल ने जीता, धर्मवीर ने जीता, अवनी लेखना ने जीता, मरियप्पन थंगवेलु ने नहीं जीता। इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो अवनी लेखना ने जीता स्वर्ण पदक, सुमित अंतिल ने जीता स्वर्ण पदक और मरियप्पन थंगवेलु ने स्वर्ण पदक नहीं जीता। मरियप्पन थंगवेलु ने जीता है कांस्य पदक, बाकी धर्मवीर ने स्वर्ण पदक जीता है। अब इम्पोर्टेंट है ये तालिका, एक फ्रेम में ले लेते हैं इसको। ये तालिका, ये हैं पैरा एथलीट, वो पैरा एथलीट 7 के साथ जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इनके नाम अवनी लेखरा, नितेश कुमार, सुमित अंतिल, हरविंदर सिंह, धर्मवीर, प्रवीण कुमार, नवदीप सिंह। ठीक है, एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होगी, 7 पैरा एथलीट, 7 के 7 नाम याद रखिएगा, याद भी हो गए होंगे। अब ये कौन सा खेल ये खेलते हैं वो मैच वैच करने के लिए पूछ लेता है। अवनी लेखरा शूटिंग, 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1। नितेश कुमार बैडमिंटन खेलते हैं। सुमित अंतिल एथलेटिक्स, एथलेटिक्स में भी किया, पुरुष भाला फेंक, ठीक है, F64। हरविंदर सिंह तीरंदाजी, धर्मवीर एथलेटिक्स, एथलेटिक्स में किया, पुरुष क्लब थ्रो। प्रवीण कुमार एथलेटिक्स, उसमें किया, पुरुष हाई जंप। नवदीप सिंह एथलेटिक्स, उसमें किया, पुरुष भाला फेंक। तो भाला फेंक या जेवलिंग थ्रो में गोल्ड मेडल सुमित अंतिल ने जीता है, पैरा एथलीट नवदीप सिंह ने जीता है। दो अक्टूबर 2024 को स्वच्छ भारत अभियान के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? 2 अक्टूबर 2014 से लगा दीजिए, 10 वर्ष पूरे हो गए हैं।
देखिए, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान के तहत खुले में शौच को खत्म करने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करने का लक्ष्य रखा गया था। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अंतरिक्ष अभियान शनि ग्रह के लिए भेजे जा चुके हैं? कैसिनी अंतरिक्ष यान, पायोनियर 11 अंतरिक्ष यान, वीनस ऑर्बिटर मिशन। देखिए, वीनस ऑर्बिटर मिशन तो एक शुक्र मिशन है, ये इसरो का है। बाकी पायोनियर 11 अंतरिक्ष यान ये नासा का है, शनि ग्रह के लिए भेजा जा चुका है। कैसिनी अंतरिक्ष यान शनि ग्रह के लिए भेजा जा चुका है। शनि के चारों तरफ वलय हैं, छल्ले हैं। ये दोनों के दोनों नासा ने भेजे, तो पहला और दूसरा बी है इसका आंसर। शनि ग्रह के अभियान में कैसिनी नाम का रोबोटिक अंतरिक्ष यान भेजा गया था। ठीक है, कैसिनी अंतरिक्ष यान के जरिए शनि ग्रह और उसके छल्लों तथा चंद्रमाओं का अध्ययन किया गया था। कैसिनी अंतरिक्ष यान ने शनि ग्रह के चंद्रमा टाइटन के बादलों और धूल के समय के साथ बदलाव का अध्ययन किया। शनि ग्रह के अध्ययन के लिए पायोनियर 11 नाम का अंतरिक्ष यान भी भेजा गया था। पायोनियर 11 अंतरिक्ष यान ने शनि ग्रह के एफ वलय और एक नए उपग्रह की खोज की थी। पायोनियर 11 अंतरिक्ष यान ने शनि ग्रह का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया था। ये दोनों अंतरिक्ष यान नासा के अंतरिक्ष यान हैं। एक और ऑप्शन था तीसरा वाला जो नहीं था आंसर, वीनस ऑर्बिटर मिशन। करंट अफेयर्स की न्यूज़ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का यह मिशन शुक्र ग्रह के बारे में अध्ययन करेगा। इसे 29 मार्च 2018 को लॉन्च किया जाएगा। कैसिनी मिशन के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह नासा का अंतरिक्ष मिशन था जिसे शनि ग्रह के लिए भेजा गया था। यह शनि की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। इसमें सैटर्न ऑर्बिटर और एक लैंडर शामिल है। तीनों ही करेक्ट हैं, ये डी है इसका आंसर। ठीक है, विस्तार चर्चा ऊपर एक्सप्लेनेशन में हो ही चुकी है। इसमें इस अंतरिक्ष यान को 15 अक्टूबर 1997 को लॉन्च किया गया था। बाह्य सौर मंडल में उतरा उसके शनि ग्रह के बाह्य सौर मंडल में उतारा गया यह पहला अंतरिक्ष यान था। ठीक है, इंटरस्टेलर। और देख लो थोड़ा सा। देखिए, ये केशनी जो था एक मानव रहित अंतरिक्ष यान था, कोई मानव नहीं गया इसमें, जिसे शनि ग्रह पर भेजा गया था। शनि ग्रह पर भेजा गया यह चौथा, जबकि इसकी कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। इसके डिज़ाइन में एक शनि ऑर्बिटर और शनि के चंद्रमा टाइटन के लिए एक लैंडर शामिल है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करने वाला है? तो उत्तराखंड करने वाला भी है इसका आंसर। भारतीय ओलंपिक संघ ने 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों के लिए उत्तराखंड को मेजबान के रूप में चुना है। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2024 तक आयोजित होंगे ये। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में निम्नलिखित में से किसने शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता? तो इनमें शूटिंग का खिलाड़ी है अवनी लेखरा, सी है इसका आंसर। अवनी लेखरा ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, राजस्थान की रहने वाली हैं ये। जब ये 11 साल की थी तब एक कार दुर्घटना में कमर के नीचे का हिस्सा इनका लकवा मार गया था, तब से ये दिव्यांग हो गई। और टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में अवनी ने एक ही स्पर्धा में 2 पदक जीते थे। ठीक है, 11 वर्ष की आयु में ही कमर के नीचे का हिस्सा लकवा मार गया, और जज्बा देखिए, इतिहास रच दिया। 23वां प्रश्न है, जगत गुरु रामभद्राचार्य के साथ ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से सम्मानित होने वाले उर्दू कवि और गीतकार गुलजार का वास्तविक नाम क्या है? संपूर्ण सिंह कालरा, ऑप्शन नंबर बी। अजय सिंह बिष्ट उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का वास्तविक नाम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वास्तविक नाम है। प्रसिद्ध उर्दू कवि और गीतकार गुलजार का वास्तविक नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। इन्हें संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य के साथ 2023 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत को भूख के स्तर के लिए किस श्रेणी में रखा गया है? 127 देशों में भारत 105वें स्थान पर है। गंभीर स्तर में भारत 27.3 का स्कोर है उसका, सब याद रखिएगा।
वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में 127 देशों में भारत 105वें स्थान पर है। ठीक है, जो इसे भूख के स्तर के लिए गंभीर श्रेणी में रखता है, गंभीर सीरियस श्रेणी में। यह सूचकांक आयरिस मानवीय संगठन, जिसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और जर्मन सहायता एजेंसी या एनजीओ वेल्थ हंगर हेल्प द्वारा प्रकाशित किया जाता है। जीएचआई स्कोर की संभावित सीमा से जुड़ी भूख की गंभीरता इस प्रकार है। अगर उस देश का स्कोर 0 से 9 के बीच में है तो निम्न, मतलब कम भूखे हैं वहाँ पर, या मिनिमम भूखे लोग हैं। अगर 10 से 19.9 है तो मध्यम स्कोर, 20 से 34.9 में तो गंभीर श्रेणी है, भारत का 27.3 है तो गंभीर श्रेणी, सीरियस श्रेणी। अगर 35 से 49.9 है तो खतरनाक श्रेणी में, और 50 या उससे अधिक है तो बेहद खतरनाक श्रेणी में, मतलब खाना है ही नहीं वहाँ पर। 25वां प्रश्न है, वर्ष 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो एक जापानी संगठन निहोन हिदानको को ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। वर्ष 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम हमले के उत्तरजीवियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक जापानी संगठन निहोन हिदानको को प्रदान किया गया, जो परमाणु हथियार मुक्त विश्व का लक्ष्य हासिल करने के लिए अथक प्रयास करता है। वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार पूछ ले तो ईरानी मानवाधिकार अधिवक्ता नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था, जो एक अल्पसंख्यक समूह से थी। अन्य नोबेल पुरस्कार 2024 के साहित्य के क्षेत्र में दक्षिण कोरियाई लेखक हान कांग को दिया गया, भौतिकी में जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी हिल्टन को दिया गया, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में विक्टर एम्ब्रोस गैरी रुपकुन को, रसायन विज्ञान में डेविड बेकर, डेमिस हस्बेस, जॉन एम जंपर को, अर्थशास्त्र में डेरान एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। सब कवर हो गया। 26वां प्रश्न है, 14 अक्टूबर 2024 को बहुउद्देशीय पौध परियोजना के पहले जहाज समर्थक का तमिलनाडु के कट्टुपल्ली में जलावतरण किया गया। इसे भारतीय नौसेना के लिए किस कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है? किसने बनाया समर्थक को? लार्सन्स एंड टुब्रो ने, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, भारतीय नौसेना के लिए लार्सन्स एंड टुब्रो शिपयार्ड द्वारा निर्मित 2 पौध बहुउद्देशीय परियोजना का पहला जहाज समर्थक तमिलनाडु के कट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न, 12 अक्टूबर 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान करने की स्वीकृति दी? अक्टूबर 2024 तक 14 महारत्न कंपनियां हो गई हैं भारत में। 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा मिला हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, ONGC को पहले ही मिल चुका है। देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL महारत्न कंपनियों की सूची में शामिल होने वाली 14वीं कंपनी है और भारत सरकार ने इसे दर्जा दिया। अक्टूबर 2024 तक भारत में 14 महारत्न कंपनियां हो गई हैं। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मोटा मोटा नाम याद रखिए जल्दी से। ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC का सभी को पता होगा, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ONGC, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, और इस्पात प्राधिकरण ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड REC, और 14वीं है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। आदित्य L1 के संबंध में 2 कथन है यहाँ पर। आदित्य L1 शुक्र ग्रह का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है, यहीं गलत करो इसको, सौर मिशन है। इसे 2 सितंबर 2025 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जा चुका है 2023 में। इसको गलत है दूसरा भी। कोई सही है क्या? कोई भी सही नहीं है। देखिए, आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन है। इस मिशन के जरिए सूर्य की विभिन्न परतों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभावों का अध्ययन किया जाएगा। आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। यह मिशन करीब 5 साल तक चलेगा। इस मिशन के लिए 400 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ठीक है, शुक्र ग्रह जो मिशन है उस पर आ जाइए।
वीनस ऑर्बिटर मिशन इसरो का शुक्र ग्रह मिशन है। यह 28 मार्च 2028 को लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य शुक्र ग्रह के वातावरण, सतह और सूर्य के साथ उस पर होने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन करना है। वीनस ऑर्बिटर मिशन। चलिए 29वां प्रश्न। आइरिस एजेंसी है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन संगठन है वेल्थ हंगर हेल्प द्वारा 10 अक्टूबर 2024 को जारी वैश्विक भू सूचकांक 2024 में भारत 127 देशों में कौन से स्थान पर है? 105वें स्थान पर। देखिए वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत 127 देशों में 105वें स्थान पर। श्रेणी जो है वो सीरियस है, गंभीर है। स्कोर है 27.3 का। हाल ही में जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला देश का तीसरा राज्य पूछ रहा है। पहला पूछ ले तो आंध्र प्रदेश, दूसरा पूछ ले तो बिहार और तीसरा पूछ ले तो तेलंगाना। ठीक है। तेलंगाना सरकार ने सभी समुदायों के बीच संसाधनों के उचित वितरण को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक घरेलू जाति सर्वेक्षण शुरू किया है। इससे तेलंगाना आंध्र प्रदेश और बिहार के बाद जाति आधारित जनगणना करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। 11 अक्टूबर 2024 को किस जापानी संगठन को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? निहोन हिदान क्यों? एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है नहीं, ऊपर कई बार हो चुका है। 12 अक्टूबर 2024 को विश्व भर में मनाए गए विश्व आर्थराइटिस दिवस 2024 की थीम क्या थी? चलने की स्वतंत्रता, गठिया का प्रभाव समझे, गठिया के प्रति जागरूकता है, सूचित विकल्प, बेहतर परिणाम। विश्व आर्थराइटिस दिवस 2024 की थीम है सूचित विकल्प, बेहतर परिणाम। इतना याद रखिएगा, एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है इसमें। 31 वर्ष की उम्र में दीपा कर्माकर ने संन्यास लेने की घोषणा की है 7 अक्टूबर 2024 को। एक चोट से जूझ रही थी लंबे समय से। 34वां प्रश्न। हाल ही में कोलकाता स्थित इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने किस डीएनए रिपेयर एंजाइम को सक्रिय करके कैंसर के उपचार हेतु एक नई चिकित्सीय लक्ष्य की पहचान की है? यह है TDP1 यानी टायरोसिल डीएनए फास्फोडाइएस्टरेज 1 TDP1। देखिए हाल ही में कोलकाता स्थित इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंसेज के वैज्ञानिकों ने कैंसर के उपचार के लिए एक आशाजनक नए लक्ष्य की पहचान की है। शोधकर्ताओं ने पाया कि कैंसर कोशिकाएं टायरोसिल डीएनए फास्फोडाइएस्टरेज 1 यानी TDP1 नामक एक विशिष्ट एंजाइम को सक्रिय करके वर्तमान उपचारों का प्रतिरोध कर सकती हैं। यह सक्रियता कैंसर कोशिकाओं को जीवित रहने में मदद करती है, भले ही उन्हें मारने के लिए दवाएं मौजूद हों। इस खोज से ऐसे उपचार विकसित करने की नई संभावनाएं खुलती हैं जिनका उद्देश्य विशेष रूप से इस प्रतिरोध पर काबू पाना है और उस तंत्र को लक्षित करना है जो कैंसर कोशिकाओं को उपचार से बचाने की अनुमति देता है। गणतंत्र दिवस 2024 की परेड की थीम विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मृतिका। देखिए गणतंत्र दिवस 2024 की परेड की थीम थी विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मृतिका। इस थीम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों के अनुरूप चुना गया था कि भारत वास्तव में लोकतंत्र की जननी है। 36वां प्रश्न है। जून 2023 में भारत के समग्र खनिज उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 7.6% की वृद्धि। और जून 2023 में पूछ रहा है यानी तुलना 22 से की गई होगी। देखिए जून 2023 माह के खनन और उत्खनन क्षेत्र का 122.3 पर खनिज उत्पादन सूचकांक जून 2022 माह के स्तर की तुलना में 7.6% अधिक है। पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में अप्रैल जून 23-24 की अवधि में संचयी वृद्धि है 6.3%। अब स्टेटमेंट से रिलेटेड इसी पर प्रश्न है। जून 2022 की तुलना में जून 2023 में भारत के खनिज उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि देखी गई। सकारात्मक वृद्धि दिखाने वाले खनिजों में मैग्नीज, मैग्नेसाइट, सोना, क्रोमाइट, लोहा, अयस्क, चूना पत्थर और कोयला इत्यादि शामिल है। ये दोनों के दोनों कथन सही है, सी है इसका आंसर। यहाँ नकारात्मक होता तो गलत हो जाता पहला स्टेटमेंट। ठीक है। जून 2022 की तुलना में जून 2023 के दौरान भारत के
खनिज उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि देखी गई। सकारात्मक वृद्धि दिखाने वाले जो खनिज हैं वो ये हैं, ठीक है। मैग्नीज अयस्क, मैग्नेसाइट, सोना, क्रोमाइट, लोहा अयस्क, चूना पत्थर, कोयला, लेड, सांद्रण, प्राकृतिक गैस, ऑक्साइड इत्यादि। जून 2023 में भारत में कोयले का उत्पादन कितना रहा? सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन रहा 739 लाख टन, ठीक है। जून 2023 में महत्वपूर्ण खनिजों में उत्पादन स्तर जो है कोयले का सबसे ज़्यादा है, 739 लाख टन। भारतीय खान ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2023 से फरवरी 2024 तक की अवधि में भारत के खनिज उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई? अब ये 23 से 24 पूछ रहा है, उधर 23 तक का पूछा था, जो 22 से काउंटिंग हुई होगी वो 7.6 थी, और ये उसकी तुलना में और बढ़ गई है, 8.2 हो गई है, यानी वृद्धि हर साल हो रही है। भारतीय खान ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक वह अप्रैल 2023 से फरवरी 2024 की अवधि में भारत के खनिज उत्पादन में 8.2% की वृद्धि देखी गई, ठीक है। खनिज उत्पादन सूचकांक जहां 122 समथिंग था, यहाँ और बढ़ गया, 139.6 हो गया। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है हर साल विश्व जल दिवस। देखिए, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? विश्व के सभी देशों में स्वच्छ जल एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, साथ ही जल संरक्षण के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित करना। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो हैं यहाँ पर स्टेटमेंट। फसल उपक्षेत्र के दो सबसे बड़े समूह अर्थात अनाज एवं फल और सब्जियों ने मिलकर 22-23 में फसल उपक्षेत्र के कुल उत्पादन में 55% से अधिक का योगदान किया। कृषि और संबद्ध क्षेत्र के उत्पादन के मूल्य में मत्स्य पालन उपक्षेत्र की हिस्सेदारी 2022-23 में 6.9% थी। ये भी दोनों ठीक हैं। इस तरह के आंकड़े वाले प्रश्न भी आते हैं एग्जाम्स में। अगर हल्का हल्का मोटा मोटा याद आ रहा हो तो लगा दीजिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा, 1/3 की माइनस मार्किंग है, ठीक है। तो दोनों के दोनों सही हैं, एक्सप्लेनेशन में भी वही चीज़ है जो ऊपर है। 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला है, पूरी दुनिया में 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार 2 फरवरी 2002 को रामसर सम्मेलन के 16 वर्ष पूरे होने के लिए मनाया गया था। गलत पूछ रहा है, पहला तो सही है, सभी को पता होगा 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये दूसरा वाला गलत है, 2 फरवरी 1971 यहाँ पर होना चाहिए, तो गलत ही पूछा भी है इसका आंसर। देखिए, पूरी दुनिया में विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और इसी दिन वर्ष 1971 में, न कि 2002 में, ईरान के रामसर शहर में कैस्पियन सागर के तट पर आर्द्रभूमि पर एक अभिसमय यानी कन्वेंशन ऑन वेटलैंड को अपनाया गया था। विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार 2 फरवरी 1997 को रामसर सम्मेलन के 16 वर्ष पूरे होने पर मनाया गया था, ठीक है। 2002 नहीं, वहाँ पर 97 आना चाहिए, 1997 में, ठीक है। समझौता वो 1971 में हुआ था। और वर्ष 2024 के लिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम पूछ ले तो आर्द्रभूमि और मानव कल्याण, अंग्रेजी में वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। 43वां प्रश्न, बृहस्पति ग्रह के उपग्रह यूरोपा पर जीवन की तलाश करने के लिए हाल ही में लॉन्च किया गया मिशन क्लिपर यूरोपा किस देश का है? ये नासा का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का। नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन अंतरिक्ष यान बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा यूरोपा पर जीवन की तलाश करने के लिए निकल पड़ा है। बृहस्पति का यह उपग्रह यूरोपा पर अपने बर्फीले खोल के नीचे एक विशाल जलाशय होने के लिए जाना जाता है, इसलिए इस पर गया है नासा। यह मिशन 14 अक्टूबर 2024 को स्पेस एक्स फाल्कन हैवी रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया और यह जीवन के समर्थन के लिए संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक रोमांचक वैज्ञानिक खोज की शुरुआत करता है। यूरोपा क्लिपर मिशन से संबंधित कुछ मुख्य बातें, जैसे कि लॉन्चिंग डेट क्या थी इसकी, 14 अक्टूबर 2024 को। लॉन्चिंग समय दोपहर में 12:06 पर। लॉन्चिंग वाहन है स्पेस एक्स फाल्कन हैवी रॉकेट और लॉन्चिंग स्थल है नासा का केनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा। 44वां प्रश्न है, भारत में मत्स्य उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अंतर्देशीय मछली उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर, समुद्री मछली उत्पादन में गुजरात प्रथम स्थान पर, मछली की खपत के मामले में केरल प्रथम स्थान पर।
सारे के सारे सही हैं, डी है इसका आंसर। देखिए, मछली उत्पादन में आंध्र प्रदेश और गुजरात देश के प्रमुख राज्य हैं। अंतर्देशीय मछली उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है। आंध्र प्रदेश में 34.50 लाख टन अंतर्देशीय मछली का उत्पादन होता है। देश में कुल मछली पालन और जलीय खेती में आंध्र प्रदेश की हिस्सेदारी 40.9% है। मछली और झींगा के उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है। समुद्री मछली के उत्पादन में गुजरात प्रथम स्थान पर है। गुजरात में 7.01 लाख टन समुद्री मछली का उत्पादन होता है। और मछली की खपत के मामले में केरल प्रथम स्थान पर है। केरल में 53.3% आबादी रोजाना मछली खाती है। और भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मांस की खपत होती है? नागालैंड में। देखिए, नागालैंड में सबसे ज़्यादा लोग मांस खाते हैं। यहाँ की 99.8% आबादी मांसाहारी है। यहाँ देश का सबसे ज़्यादा मीट खरीदा और बेचा जाता है। नागालैंड में आदिवासी घरों में उत्पादित ताज़ा सूअर का मांस खाना पसंद किया जाता है। कुछ और आंकड़े इससे रिलेटेड, जैसे कि नागालैंड में 98.8% लोग मांसाहारी है। केरल में 99.1% लोग मांसाहारी है। तमिलनाडु में 97.7% लोग मांसाहारी हैं। आंध्र प्रदेश में 97.3% लोग नॉनवेज खाना पसंद करते हैं। 46वां प्रश्न है, अक्सर समाचारों में रहने वाली अटल टनल या अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? तो 9.02 है। इसको 9.20 लाकर गलत कर देते हैं। 9.02 है, ना कि 20। अटल टनल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक राजमार्ग सुरंग है। यह भारत के हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली राजमार्ग पर हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल में रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है। अटल टनल की लंबाई है 9.02 किलोमीटर। अटल सुरंग की ऊंचाई है 3060 मीटर, 3060 मीटर। यूरोपा मिशन, 2 स्टेटमेंट। हाल ही में बृहस्पति ग्रह के उपग्रह पर जीवन की तलाश करने के लिए इसरो ने इसे लॉन्च किया, नासा ने लॉन्च किया है। भाई गलत है। इस स्पेसक्राफ्ट को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। गलत है, ऊपर तो था, दोनों गलत है। अच्छा, कौन सा इनकरेक्ट पूछ रहा है ये, कौन सा गलत पूछ रहा था? दोनों गलत है, तो सी है इसका आंसर। देखिए, बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा यूरोपा पर जीवन की संभावनाएं तलाश करने के लिए नासा ने 14 अक्टूबर 2024 को यूरोपा क्लिप पर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया। इस स्पेसक्राफ्ट को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के फाल्कन हैवी रॉकेट से लॉन्च किया गया। प्रश्न पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है, हर तरह से तैयार रहिएगा। ठीक है, 6 वर्ष का होगा ये मिशन। इस दौरान स्पेसक्राफ्ट करीब 3 अरब किलोमीटर का रास्ता तय करेगा। यूरोपा क्लिप पर 11 अप्रैल 2030 में बृहस्पति की कक्षा में दाखिल होगा। नासा ने इस मिशन पर 43,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये किसी दूसरे ग्रह की जांच के लिए नासा की तरफ से बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा स्पेसक्राफ्ट है। इसका साइज एक बास्केटबॉल कोर्ट से भी बड़ा है। विश्व खाद्य दिवस 2024 16 अक्टूबर 2024 को मनाया गया। विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ष 2024 का विषय थी बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए भोजन का अधिकार। क्या है? बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए भोजन का अधिकार। यह दिन 16 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन द्वारा खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना का प्रतीक है। 45वां प्रश्न है, 15 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 के दौरान इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया? कहाँ किया? नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अक्टूबर को नई दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 के दौरान इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया। चलिए, अंतिम प्रश्न है, 15 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चलने वाली किस विशेष किसान रेलगाड़ी का शुभारंभ किया? क्या नाम है इसका? फसल एक्सप्रेस, किसान विकास रथ, अन्नदाता एक्सप्रेस या शेतकरी समृद्धि? इस रेलगाड़ी का नाम है शेतकरी समृद्धि, ऑप्शन नंबर ए। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक विशेष रेलगाड़ी शेतकरी समृद्धि को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाई।
इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि नासिक और देवलाली के किसान इस रेलगाड़ी के माध्यम से मामूली लागत पर अपनी उपज बिहार के दानापुर भेज सकेंगे। 50 प्रश्नों की हमने करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार, लास्ट टाइम में यही बेनिफिट देगा। धन्यवाद।